चाहिए। देखिएगा, भारत के इतिहास में जो है हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, और दिल्ली सल्तनत में जो है हमारा जो टॉपिक है वो है सैयद वंश के बारे में। ठीक है, कल हमने जो है तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में जो है एक सामान्य बातें पढ़ी, और साथ ही साथ सैयद वंश के मुख्य शासकों के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई आपको, कि जैसे सैयद वंश की स्थापना जो है खिजर खान ने की थी, याद रखिएगा। और इस वंश के स्थापना के साथ साथ हमने इस बारे में पढ़ा कि यह जो वंश है, याद रखिएगा, कुछ कारणों से या किसी मुख्य कारणों से जो है इतिहास में अपना उस नाम को नहीं प्राप्त कर पाता है जिस नाम को तुगलक वंश और आपके गुलाम वंश के साथ साथ जो है खिलजी वंश ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि जब हम सैयद वंश की बात करते हैं तो सैयद वंश में जो है हमने संस्थापक का नाम पढ़ा, खिजर खान जो है संस्थापक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इस सैयद वंश में जो है इसने अपने आप को क्या कहा है, पैगंबर वंश का जो है या वंशज माना है, याद रखिएगा। परंतु ये कभी भी इस बात को क्लियर नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा, या फिर इस बात को जो है प्रूफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि पैगंबर से ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण जो है ये अविश्वास के तौर पर जो है जाने जाते हैं, यानी सैयद वंश को जो है दिल्ली सल्तनत में अविश्वास के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए मुख्य शासकों की बात करें तो खिजर खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह जो है इसमें मुख्य शासक है। ठीक है, और याद रखिएगा इन शासकों की बात करें तो खिजर खां के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा कल हमने मुबारक शाह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मुबारक शाह, याद रखिएगा। अब इसी के बाद एक दो महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा, इसके बाद दो शासकों का क्रम आता है। ठीक है, पहला जो शासक है याद रखिएगा सैयद वंश में खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, और इसके बाद जो है मोहम्मद शाह के बारे में याद रखिएगा, मोहम्मद शाह जो है। ठीक है, मोहम्मद शाह। ठीक है, देखिएगा मोहम्मद शाह जो है, अगर इसके बारे में देखा जाए मोहम्मद शाह के बारे में, तो याद रखिएगा कि सिद्धपाल नामक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। ठीक है, सॉरी, सिद्धपाल व्यक्ति जो है याद रखिएगा इसने मुबारक शाह की हत्या कर दी, और सिद्धपाल जो है याद रखिएगा सिद्धपाल ने जिस प्रकार से उसकी हत्या की, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र का एक घटना दर्शाया जाता है कि इसमें जो है एक षड्यंत्र हुआ है। ठीक है, अब इसी षड्यंत्र को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये व्यक्ति सिद्धपाल नामक जो व्यक्ति याद रखिएगा इसने अकेले जो सुल्तान है उसकी हत्या करने में अकेले अगर कार्य किया हो तो ऐसा सक्षम नहीं है, कि अगर सुल्तान के आसपास के लोग जब तक उसमें शामिल ना हो, षड्यंत्र में शामिल ना हो, तब तक किसी सुल्तान की हत्या करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये सक्षमता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कुछ और ऐसे लोग शामिल हुए जिसमें सुल्तान के करीबी के जो लोग थे, याद रखिएगा, उन लोगों ने इस षड्यंत्र में हाथ बटाया, और ऐसे कह सकते हैं कि सुल्तान की हत्या में जो है एक बड़ा षड्यंत्र का हाथ था। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में याद रखिएगा सिद्धपाल के द्वारा जब हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद जो है याद रखिएगा कि मुबारक शाह के संबंध में, ठीक है, तो जैसे ही आप ध्यान देंगे कि मोहम्मद शाह की बात की जाती है तो एक्चुअल में मोहम्मद शाह जो है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि मुबारक शाह का जो है तीसरा पुत्र। ठीक है, तो तीसरे पुत्र के तौर पर जो है, सुल्तान के तीसरे पुत्र के तौर पर जो है निजाम खां को जाना जाता है। और निजाम खां कौन था, याद रखिएगा, निजाम खां एक व्यक्ति था, इसका अगर मूल नाम कहा जाए तो वो निजाम खां है, याद रखिएगा। और निजाम खां कौन है, तो ध्यान रखिएगा निजाम खां के विरुद्ध में काफी लोग, ठीक है, काफी लोग जो है चाहते थे कि ये सुल्तान ना बने। इसका दो कारण है। एक एक बात महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है अमीर जो सरदार थे उनका प्रयास था कि निजाम खां जो है बने, और कुछ ऐसे लोग थे, यानी दो गुटों में बटा हुआ या दिल्ली सल्तनत अभी वर्तमान में, जिसमें अलग अलग लोग चाहते थे कि जो सुल्तान बने वो कोई अन्य व्यक्ति बने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है निजाम खां की बारी कैसे आती है, तो याद रखिए कुछ सरदारों के द्वारा जो है इसको समर्थन मिलता है। ठीक है, तो वह जो है मोहम्मद के नाम से याद रखिएगा गद्दी पर बैठता है, और यह जो है तीसरा पुत्र है, याद रखिएगा। इसकी माता जो है, ठीक है, इसकी माता एक सुनार की पुत्री थी। ठीक है, इसलिए जो है लोग इसको पसंद नहीं करते थे, या फिर इसे पसंद करने में जो है काफी समर्थन में जो है काफी दिक्कतें आई है, संघर्ष का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो कौन आता है शासन में, मोहम्मद शाह। ठीक है, अब देखिएगा मोहम्मद शाह के बारे में मोहम्मद शाह का जो समय रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा मुबारक शाह के संबंध में जब यह ध्यान दिया जाता है तो सुल्तान के तौर पर, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, याद रखिएगा यह तीसरा पुत्र है, तो याद रखिएगा मुबारक शाह का पुत्र ना होकर के, ठीक है, ये कैसा है, तो एक चलिए मैं आपको इसका इसका सिस्टम एक बताता हूं, ध्यान रखिएगा कि खिज्र खां, ठीक है, और खिज्र खां के बाद कौन बना है, मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह का वंशज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसके कारण जो है इसके क्रम पर चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो खिज्र खां था, ठीक है, खिज्र खां के संबंध में याद रखिएगा कि एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, सरवर उल मुल्क। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि मुबारक शाह की मृत्यु में जिसका हाथ सबसे बड़ा है वो है
सरवर उल मुल्क। ठीक है, हाँ, नाम याद करने में दिक्कत आएगी और ना ही इससे जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इतिहास को पढ़ रहे हैं और इतिहास में उन बिंदुओं पर ज्यादातर ध्यान दीजिए जिसको मैं आपको बताऊंगा कि ये बिंदु जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्लास में हैं, उन बातों को सुन रहे हैं, तो कुछ नाम आपके साथ जो है गुजरना चाहिए ताकि आप उसके स्वाद को ले सके कि जो दिल्ली सल्तनत है वो किस प्रकार से चल रहा था, या उस समय जो है किस प्रकार से इस्लाम धर्म या उसकी जो प्राथमिकता थी वो किस प्रकार से लोगों के साथ जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा इस समय जो है एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है सरवर उल मुल्क, और ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा, यह वह व्यक्ति है जिसने मुबारक शाह के हत्या में षड्यंत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये नेतृत्वकर्ता हो गया एक तरीके से, षड्यंत्र का नेतृत्वकर्ता। उसी के साथ ध्यान रखिएगा जब ये नेतृत्व करता है इसका मतलब है कि सुल्तान भी इसके आसपास का होगा, यानी जो आने वाला सुल्तान है वो इसके आसपास का होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने जो है जितने अमीर और सरदार थे, याद रखिएगा, ठीक है, जिसे मैंने बताया कि निजाम खां जो है, ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि मुबारक शाह का एक पुत्र था, सॉरी भाई था, ठीक है, जिसका नाम है फरीद खां। ठीक है, फरीद खां। तो फरीद खां के पुत्र को जो है जिसका नाम था निजाम खां, तो याद रखिएगा यही निजाम खां है जिसे मोहम्मद शाह के तौर पर जो है राजगद्दी पर बिठाया गया, किसके सपोर्ट से? सरवर उल मुल्क के सपोर्ट से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तीसरा पुत्र है, इसके बेटे, जैसे सुल्तान है, सुल्तान के भाई का तीसरा पुत्र है ये। ठीक है, बाकी दो पुत्र को भी शामिल किया जा सकता था, याद रखिएगा, परंतु उन्हें समर्थन नहीं मिला। तो सरदारों के समर्थन नहीं मिलने पर जो है फरीद खां के अन्य पुत्रों को समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फरीद खां के जो पुत्र था, याद रखिएगा, निजाम खां, जिसे मोहम्मद शाह के तौर पर जाना जाता है राजगद्दी में। ठीक है, तो ये जो है शासन प्राप्त करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद शाह की जो, देखिए बहुत तल्लीन होकर इस बात को समझना होगा आपको कि यहाँ पर याद करने वाली चीजें ज्यादा नहीं है। मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि खिज्र खां का जो पूरा सैयद वंश रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण तौर पर नहीं जाना जाता। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कि तुर्क सरदारों के द्वारा या तुर्क सुल्तानों का जो समय था वो कब कब या कौन कौन से वंश से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा पहला गुलाम वंश तुर्क से संबंधित है, दूसरा आपका खिलजी वंश, और तीसरा आपका तुगलक वंश, ये तुर्क से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक है, खिज्र खां कौन था, तो याद रखिएगा मंगोलों के साथ आया हुआ, तैमूर लंग के साथ आया हुआ जो व्यक्ति था, याद रखिएगा, सहयोगी के तौर पर जिसे जाना जाता है। ठीक है, तो मंगोलों के साथ जुड़ा हुआ, तो ये यहाँ से एक नया वंश जो है शुरुआत होता है। 3 राजवंश तुर्कों से संबंधित है और उसके बाद जो है मंगोल से संबंधित, याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही लोधी वंश की बात करेंगे तो अफगानों से संबंधित आपका क्षेत्र मिलेगा, सरदार जो अफगान क्षेत्र से थे, याद रखिएगा लोधी, क्योंकि देखिएगा इन्हीं के संरक्षक के तौर पर लोधी जो है, याद रखिएगा, वो कहां पर काम कर रहे हैं? पंजाब और आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, यानी भारत का यह जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, तो भारत के यह जो क्षेत्र है यहां पर अब लोधियों का क्या होगा? संरक्षक होगा। ठीक है, संरक्षण कहने का मतलब है अब यहां पर धीरे धीरे जो है लोधी वंश जो है क्या कर रहा है? अपना स्थिति मजबूत करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मध्य क्षेत्र यानी दिल्ली का क्षेत्र जो कमजोर होगा, याद रखिएगा, वैसे वैसे हालांकि जो लोधी है, याद रखिएगा, ये इसी के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? सैयदों के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह वो सरदार है या वह अफगान व्यक्ति है, याद रखिएगा, जिन्होंने जो है भारत में इन सैयदों के साथ जो है काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यही लोधी है, याद रखिएगा, जो आगे चलकर क्या करते हैं? स्थिति को अपने हाथ में ले लेते हैं और दिल्ली सल्तनत में जो है अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। ठीक है, तो अंततः क्या आ जाएगा? लोधी वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसमें जो प्रमुख बिंदु है वो 3-4 ही है। ठीक है, पहला कि निजाम खान कौन है, तो मोहम्मद शाह के नाम से जो इसने राजगद्दी प्राप्त की है, याद रखिएगा। और दूसरा, याद रखिएगा, इसने क्या किया? क्योंकि इसने जो है राजगद्दी प्राप्त की तो सरवर उल मुल्क को क्या बना दिया? को वजीर या अपने यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो महत्वपूर्ण बिंदु आ गया। तो 6-7 महीने तक एक बात ध्यान रखिएगा कि 6-7 महीने तक तो ऐसी स्थिति थी कि मोहम्मद शाह केवल क्या था? एक तरीके से कठपुतली था, किसका? सरवर उल मुल्क का। ठीक है, जब वजीर बना है तो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके समय में तो इसके समय में सिर्फ 2 बातें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहला कि दिल्ली सल्तनत पर जो है अब स्थिति ये आ चुकी होती है क्योंकि आसपास के जितने भी, देखिए, सैयद वंश जो है बहुत मजबूत वंश नहीं था। ठीक है, जिसके कारण जो है इसकी स्थिति के साथ यहाँ के जितने भी लोग थे आसपास के, मालवा, ठीक है,
मालवा के लोग, बंगाल के लोग, इस प्रकार के जो लोग हैं याद रखिएगा, सभी ने प्रयास किया आक्रमण करने का। इसके चाचा थे याद रखिएगा अलाउद्दीन, ठीक है। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन जो है इसके चाचा थे, और उसी ने क्या करना प्रयास किया कि धीरे धीरे जो है अब इस क्षेत्र को छीना जाए इनसे, ठीक है। तो मालवा के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में, या अन्य जितने भी क्षेत्र आप देखेंगे जो कि इस समय में जो है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, मालवा के जो शासक, ठीक है, तो याद रखिएगा अभी, चलिए तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह जो है यह मुबारक शाह के बाद शासक बना, और इसमें शासक बनाने के लिए इसको याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता है सरवर उल मुल्क का नाम आता है, इसका नाम याद रखिएगा मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। अब दूसरी एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मालवा के जो शासक थे याद रखिएगा, ठीक है, खिलजी शासक, यहाँ पर मालवा के क्षेत्र में खिलजी शासक थे याद रखिएगा। तो ऐसे में खिलजी जो शासक थे याद रखिएगा, इन्होंने जो है काम किया किस क्षेत्र में, वापस आक्रमण करने का प्लान किया इस क्षेत्र में, ठीक है। और ऐसे में याद रखिएगा कि जब ऐसी स्थिति आती है, पंजाब और अफगान के जो लोधी जो थे याद रखिएगा, ठीक है, मैं कुछ बिंदुओं पर यहां पर शामिल करूंगा, याद रखिएगा। मालवा से आक्रमण किसका, महमूद खिलजी का, ठीक है। महमूद खिलजी का आक्रमण होता है याद रखिएगा मालवा से इसी के समय में। तो ये याद रखिएगा खिलजी का आक्रमण जो होता है महमूद, ठीक है। तो याद रखिएगा यह जो है इस क्षेत्र में इसके समय में आक्रमण होता है मालवा के क्षेत्र से। और साथ ही साथ याद रखिएगा इस समय जो है दिल्ली जो सुल्तान थे याद रखिएगा, ठीक है, ये केवल और केवल याद रखिएगा किसके कारण बच जाते हैं, तो महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था याद रखिएगा, और इसके बचाव में जो है कौन आ गया था, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, ठीक है। तो बहलोल लोदी जो है याद रखिएगा इसके बचाव में आता है, जो कि पंजाब का क्या था उस समय, पंजाब अफगान जो है राज्यपाल बहलोल लोदी जो है सैन्य सहायता देता है याद रखिएगा, और इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत जो है ये बच जाता है इस समय में। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि सुल्तान शाह ने जो है बहलोल लोदी का सम्मान किया था इस समय, और साथ ही साथ जो है इसे पुत्र कहकर बुलाया था, ठीक है। मतलब ये जो घटना है याद रखिएगा, बहलोल लोदी का सम्मान किया, ठीक है, बहलोल लोदी का सम्मान किया और पुत्र कहकर बुलाया, ठीक है, पुत्र कहकर बुलाया था याद रखिएगा, यही एक फैक्ट है इसके समय में, ठीक है। और एक उपाधि दी थी याद रखिएगा, खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि इसने दी थी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा इसके समय में। अब देखिएगा महमूद शाह की जब मृत्यु होती है याद रखिएगा 1445 में, ठीक है, यानी 1434 से लेकर 1445 तक का समय रहा है इसका, ठीक है। तो बहुत ज्यादा देखिए इस समय का जो टाइम है ना, इसमें दिल्ली जो है या दिल्ली सल्तनत जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, और इसकी कमजोरी का कारण था याद रखिएगा आसपास के रूप में षड्यंत्र का बहुत बड़ा स्थिति था इस समय। मतलब हर जगह पर केवल क्या हो रहा था, षड्यंत्र हो रहा था, हर कोई अपने व्यक्ति को सुल्तान बनाना चाहता था। और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है जो पहले मुबारक शाह की हत्या हुई, और याद रखिएगा फिर उसके बाद जो है मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, और इसके मृत्यु के बाद याद रखिएगा मोहम्मद शाह की जैसे मृत्यु होती है उसके बाद जो है सैयद वंश का पतन जो है बिल्कुल प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इसके समय में जो है अब पतन की स्थिति जो है बहुत मजबूत हो चुकी थी, पतन की स्थिति मजबूत हो चुकी थी, और इसके बाद मोहम्मद शाह की जो स्थिति है ये बिल्कुल धराशायी होने लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा अंतिम जो शासक है याद रखिएगा, ठीक है, इसका पुत्र याद रखिएगा मोहम्मद शाह का पुत्र है अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिएगा अलाउद्दीन आलम शाह का जो समय रहा है, ठीक है, 1445 से 1451 का समय रहा है,
1445 टू 14 हाँ, ये मोहम्मद शाह का पुत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 45 में इसके पिता की मृत्यु हो गई, याद रखिएगा, और उसके बाद जो है आलम शाह की उपाधि धारण करके जो है इसने राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। और चूंकि इसके बारे में एक कहानी है, याद रखिएगा, कि यह जो है ना इतना ज्यादा अयोग्य था कि इसने अपना शासन खुद छोड़ के कहां चला गया, बदायूं के क्षेत्र में। ठीक है, और वहां जाकर जो है बोला कि मैं अब उधर नहीं आऊंगा, दिल्ली मेरे को पसंद नहीं आता। ये ऐसे राजकुमार के नखरे नहीं होते कि राजा हो लेकिन फिर भी मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा दिल्ली में, मैं नहीं रहूंगा दिल्ली में। ठीक है, तो इसने जो है अपना सिंहासन खुद छोड़ के कहां चला गया, ठीक है, बदायूं के क्षेत्र में चला गया। और उसके बाद जो है याद रखिएगा बहलोल लोदी में लोदी ने आक्रमण किया और यहाँ पर शासन प्राप्त कर लिया उसने। ठीक है, तो यह एक छोटी सी घटना इसके समय में। इवन बहलोल लोदी जो है ना इसे बुलाने भी नहीं गया, उधर ही रहा। ठीक है, आवश्यकता नहीं है। तो वो दोनों चीजें, मतलब इसने उसको टोका भी नहीं और इसने इसको रोका भी नहीं। ठीक है, ये दोनों सिस्टम ऐसे ही चल गया और बहलोल लोदी को जो है यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र मिल गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन आलम शाह का समय याद रखिएगा। ठीक है, 45 से 51 का समय याद रखिएगा। राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम सैयद वंश का शासक था ये। ठीक है, अब देखिएगा इसकी अयोग्यता का जो क्षेत्र था, जिसके कारण याद रखिएगा कि इसने जो है आलम शाह ने जो है याद रखिएगा 1947 में, सॉरी आपका एक टाइम है, जैसे कि मैंने बताया अंतिम शासक है, तो ध्यान रखिएगा अंतिम शासक के समय, अंतिम शासक। और याद रखिएगा 1447 में जो है इसने क्या किया, बदायूं गया, और बदायूं इतना अच्छा लगा कि वहीं रुक गया। और दिल्ली का सल्तनत छोड़ दिया इसने। ठीक है, अब हुआ क्या, दिल्ली सल्तनत इसने छोड़ दिया, याद रखिएगा। तो आलम शाह के चले जाने के बाद जो है लोगों के बीच जो है संघर्ष छिड़ जाएगा, वहां पर दिल्ली का गद्दी किसको मिलेगा ऐसा। ठीक है, दिल्ली में कौन बैठेगा, तो याद रखिएगा संघर्ष छिड़ा और अंततः जो है याद रखिएगा उसे संभालने के लिए, चूंकि पंजाब का सूबेदार था अफगान शासक, याद रखिएगा बहलोल लोदी, तो इसको भी आमंत्रित कर लिया गया। ठीक है, सभी लोग आए, वहां पहुंचे और बहलोल लोदी जो है जीत गया जंग, जो भी संघर्ष हुआ उसमें बहलोल लोदी जो है वो जीता और उसको फाइनली क्या मिल गया, राजगद्दी मिल गया। तो याद रखिएगा दिल्ली में संघर्ष की स्थिति बनी एवं बहलोल लोदी ने दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त कर ली। और इस प्रकार से लोदी वंश की शुरुआत हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है याद रखिएगा 1451 में बहलोल लोदी ने जो है राजगद्दी प्राप्त की, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत में जो है प्रथम अफगान वंश की स्थापना प्रारंभ हो गई, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है बदायूं क्षेत्र में ही, अब इसने देखिए ऐसा नहीं कि बदायूं में वो मर चुका है, वो जिंदा है अभी भी, कौन, आलम शाह। ठीक है, लेकिन कब मरा है, 1476 में मरा है वो। ठीक है, तो उससे पहले जो है बदायूं का क्षेत्र ना बहलोल लोदी ने भी उसको देख रखा हुआ है, आक्रमण नहीं कर रहा वहां पर, न ही वहां पर उसको छीनने के लिए जा रहा है या कुछ पर, वो वहां जी रहा है, ये यहाँ जी रहा है। तो उसको जैसा सिस्टम चल रहा है वो चलने दो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई एक दूसरे के साथ जो है किसी प्रकार का आक्रमण या फिर किसी प्रकार का संघर्ष किसी नहीं बना। और याद रखिएगा बदायूं में कहा 1476 में जो उसकी मृत्यु हो गई, किसकी, अलाउद्दीन आलम शाह की। ठीक है, इसकी मृत्यु याद रख लीजिएगा। बदायूं में। तो इस प्रकार से जो है याद रखिएगा एक प्रकार से सैयद वंश का जो है समाप्ति हो जाता है इसके बाद। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा लोदी वंश की बात करते हैं। लोदी वंश जो है याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला अंतिम राजवंश है ये। ठीक है, लेकिन प्रथम अफगान राजवंश है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक पूरा तुर्क शासन चला है 3 वंशों में, उसके बाद फिर आपका सैयद वंश मंगोलों के साथ, और तीसरा जो है तीसरा आपका कौन सा रहेगा, याद रखिएगा अफगान शासकों का लोदी वंश। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वंश किससे संबंधित है। ठीक है, तो मंगोल से संबंधित सैयद वंश, अफगान से संबंधित लोदी वंश, तुर्कों से संबंधित 3 राजवंश, गुलाम भी तुर्क का था, खिलजी, और उसके बाद एक तुगलक। ठीक है, चलिए तो देखिएगा
इसी के आधार पर जो है आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो लोधी वंश का भी एक समय रहा है, याद रखिएगा लोधी वंश के लिए, कि लोधी वंश जो है ये मुख्य तौर पर अफगान शासकों या अफगान जो, याद रखिएगा सैयद वंश के लिए जो है किलेदारी के तौर पर काम करते थे, यानी कि सैनिकों के तौर पर जो है या फिर संरक्षण के तौर पर काम करने वाला यह वंश लोधी वंश, ठीक है। एक समय परिस्थिति के अनुसार जो है इनको राजवंश प्राप्त हो जाता है या राजगद्दी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन है, याद रखिएगा बहलोल लोधी, ठीक है। देखिए बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये तीन व्यक्तियों का नाम ना एकदम सर्कल से याद रखिएगा प्रॉपर तरीके से, कि सीक्वेंस आपको याद हो, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और उसके बाद इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इससे जब भी दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन जब खिलजी नहीं पूछा गया, गुलाम नहीं पूछा गया, तो बहलोल लोधी जो है अंतिम लोधी वंश जो है एक अंतिम राजवंश है, लेकिन साथ ही साथ जो है इसके समय में बहुत सारी घटनाएं भी घटी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिरोज शाह के बारे में आपने याद रखा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने याद रखा, उसी प्रकार आपको ध्यान रखना कि लोधी वंश में हर एक घटना जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो लोधी वंश का समय जो है याद रखिएगा, ठीक है। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश से ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 1526 में, ठीक है, पानीपत का युद्ध होता है, याद रखिएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर मुगल वंश स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश के तौर पर जो है आप इसे याद रख सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके बाद जो है पूरा दिल्ली सल्तनत ही समाप्त हो गया, यानी दिल्ली सल्तनत की समाप्ति, क्योंकि अब इसके बाद कोई सुल्तान नहीं है, याद रखिएगा, इसके बाद क्या रहेंगे, सम्राट, इसी के बाद सम्राट आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है बाबर का समय आ जाएगा, याद रखिएगा, मुगलों का समय, तो मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है, याद रखिएगा, तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है गुलाम वंश आया, गुलाम वंश में 3 वंश आया, याद रखिएगा, ठीक है, मामूलक वंश आया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका इलबरी वंश आया, शमसी वंश आया, और उसके बाद जो है आपका बलबनी वंश आया, ठीक है। उसी के बाद जो है खिलजी वंश में आपने पढ़ा, खिलजी वंश के बाद जो है आपने तुगलक वंश पढ़ा, तुगलक वंश के बाद आपने सैयद वंश पढ़ा, और सैयद के बाद आपने, ठीक है, लोधी वंश पढ़ा। तो लोधी वंश की बात करें, याद रखिएगा, तो लोधी में जो है मुख्य शासकों में जो 3 राजवंश 3 शासक याद रखिएगा, इनको तीनों का आपको ध्यान रखना है, और तीनों में कुछ ना कुछ फैक्ट आते हैं। सबसे ज्यादा फैक्ट याद रखिए किसमें आएगा, तो सिकंदर लोधी और आपका इब्राहिम लोधी में, ठीक है। इब्राहिम लोधी को थोड़ा सा डरपोक या कमजोर शासक माना जाता है, ठीक है। कारण क्या है, कारण है याद रखिएगा राणा सांगा के साथ एक बार युद्ध हुआ था, किसका, इब्राहिम लोधी का, ठीक है। और इसी घटना के साथ जो है इब्राहिम लोधी वहां पर हार गया था, और बाबर की बात पता चल गई थी, ठीक है। और बाबर को बुलाने वाले भी लोग मैं आपको बताऊंगा इसमें, कि बाबर को बुलाने वाले लोग भी अपने ही लोग थे, ठीक है। बाबर ने भी प्लान कर लिया था कि अगर मैं भारत के क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे आंतरिक सहयोगी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो देखा गया कि बंगाल का जो शासक था वो भी बुला रहा है, और उसके बाद जो इब्राहिम लोधी है उसका चाचा बुला रहा है, ठीक है। इब्राहिम लोधी का जो एक तरीके का थोड़ा लालच जो है ना, इब्राहिम लोधी की थोड़ी लालच वाली स्थिति आ गई थी, याद रखिएगा, जिसके कारण अब ये जो है मुगल साम्राज्य का शुरुआत होता है, उदय होता है, और लोधी वंश जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा लोधी वंश के बारे में, ठीक है। संस्थापक की बात करें और इसके राजधानी की बात करें, तो संस्थापक था बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली, ठीक है, राजधानी है दिल्ली। और साथ ही साथ याद रखिएगा इस समय में जो है अंतिम राजवंश के तौर पर यह अफगान राजवंश है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि किस वंश से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा, लोधी वंश जो है यह एक अफगान राजवंश है, अफगान राजवंश, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, ठीक है। तो ये 3-4 बात याद रखिएगा, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनका जो समय रहा है, लोधी वंश का जो समय रहा है, वो 1451 से लेकर 1451 टू 1526 को खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 बात याद रखिए। संस्थापक जो है बहलोल लोधी है, जो कि पहले पहले पंजाब का गवर्नर था या सूबेदार था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसने जो है मोहम्मद शाह को भी बचाया था, याद रखिएगा, ठीक है, मालवा के आक्रमण से जो है बचाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस समय जो है इसको खाना की उपाधि मिली थी, तो ये बहुत ज्यादा क्या था, शुरुआती समय में इसने कभी दिल्ली पे आक्रमण करने का प्लान नहीं किया था,
लेकिन दिल्ली की जो परिस्थितियां थी याद रखिएगा, उसमें इसको आसानी हुआ कि इस परिस्थिति के साथ जो है दिल्ली के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर सकता हूँ। और ये पहुंचा और फाइनली जो है संघर्ष समाप्त हुआ और बहलोल लोदी जो है लोदी वंश की स्थापना की इसने। ठीक है, तो 1451 से जो है याद रखिएगा बहलोल लोदी की शुरुआत हो जाती है और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश या फिर अफगान राजवंश की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, अब स्थिति के अनुसार याद रखिएगा कुछ राजवंश, अब इस समय होता क्या था, जो सुल्तान बनेगा सुल्तान का सपोर्ट चाहिए, यानी सुल्तान आप रहेंगे तो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी। और सपोर्ट कौन करेगा, यदि आपके अफगान साथी ही अगर आपका सपोर्ट करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट स्थिति ये बन जाए कि आपके अफगान साथी आपका सपोर्ट नहीं करते तो फिर आपको युद्ध की स्थिति बनाई जाएगी। तो इसलिए लोदी वंश का जो समय रहा ये बहुत ज्यादा समय का नहीं था और साथ ही साथ जो है संघर्ष तो इनके समय में भी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहलोल लोदी। ठीक है, अच्छा इनमें राजवंशों की बात, शासकों की बात करें तो शासक में याद रखिएगा 3 शासक, एक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सबसे पहले बहलोल लोदी की बात करें तो बहलोल लोदी के बारे में याद रखिएगा बहुत एक टॉपिक है बहलोल लोदी के संबंध में जिसको आपको एक लाइन पर याद रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, कि कहा यह जाता है कि सर्वाधिक समय तक पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने सुल्तानों ने शासन किया है सबसे लंबा शासन इसी ने किया है। ठीक है, किसी का 5 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का 12 साल है, किसी का 15 साल है, इसने 38 साल तक शासन किया है, 38 ईयर। ठीक है, तो 38 ईयर तक शासन करने वाला एकमात्र सुल्तान कौन है, बहलोल लोदी, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा तो बहलोल लोदी का समय जो है काफी बड़ा रहा है, याद रखिएगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 1451 टू लेकर जो है 1489 तक जो है इसका शासन रहा है। ठीक है, 1451 टू 1489 एडी तक जो है इसका शासन रहा है, याद रखिएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि सर्वाधिक समय तक दिल्ली में जितने भी शासक रहे, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा शासन किसने किया है, बहलोल लोदी ने। तो एक आईएमपी करके इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, सभी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा उम्र दराज सुल्तान कौन रहा है राजगद्दी में बैठने वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। तो सभी के लिए जो है आपको देखिए सबसे कम समय का शासक बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक समय का शासक बिल्कुल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो अधिक समय के शासकों के तौर पर जो है बहलोल लोदी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, 38 ईयर जो है इसने शासन किया है, याद रखिएगा। तो इसका विवाह जो है याद रखिएगा। ठीक है इसका विवाह जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिए। कारण क्या है, इसका कारण यह है कि इसका विवाह जो है ना सैयद वंश के अंतिम शासक की पुत्री से हुआ था। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, और अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री जो है बीबी राजी, इसका नाम था बीबी राजी, उससे इसका विवाह हुआ था। ठीक है, तो विवाह भी इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सैयद वंश से जुड़ा हुआ निकल कर आता है। तो कई लोग क्या करते हैं, सैयद वंश और लोदी वंश को एक साथ पढ़ लेते हैं, कनेक्टिविटी मिल जाती है इसलिए। ठीक है, लेकिन आपको अलग अलग पढ़ना है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, देखिएगा तो याद रखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा इसने जौनपुर के सरकी शासक को पराजित किया था। आपको याद होगा फिरोज शाह ने जो है अपने बड़े भाई के लिए जो है जौनपुर बनवाया था, जौनपुर शहर बसाया था। तो उस जौनपुर पर जो है अलग अलग लोगों का अधिकार हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कारण ये था कि लगातार जो है पतन की स्थिति चल रही थी और फिरोज शाह के बाद जो है जो भी शासक आता था, याद रखिएगा, अगर उससे एक नीति आती थी, लौह या रक्त की नीति आती थी, तो वही शासन कर सकता था। यानी तलवार के दम पे शासन करने वाले की स्थिति मजबूत थी और जितने भी लोग थे चाहते थे कि बात करके शासन कर लूं या लोगों को शामिल करके शासन कर लूं, तो ये ज्यादा देर तक शासन नहीं कर सकते थे। और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा संघर्ष होने लगा और अलग अलग क्षेत्र जो है अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। और स्वतंत्र करने की स्थिति में जो है जौनपुर के क्षेत्र में सरकी शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और यहाँ पर जो है अंततः सैयद वंश में ही जो है याद रखिएगा सरकी शासक आ चुके थे। फिर बहलोल लोदी ने जो है प्रयास किया कि मैं फिर से साम्राज्य विस्तार की स्थिति फिर से लाऊं, जो कि आपकी खिलजी और तुगलक के समय थी। ठीक है, तो खिलजी और तुगलक के समय की स्थिति को देखते हुए जो है फिर से लोदी वंश ने जो है यह प्रयास किया कि केंद्रीय सत्ता को मजबूत करते हुए मैं फिर से साम्राज्यवादी नीति को लाऊं और साम्राज्य का विस्तार करना चालू करूं। और उसी में पहला पायदान किया इसने, जौनपुर के क्षेत्र में जो है सरकी शासकों को पराजित किया और जौनपुर को जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में जो है जौनपुर को या जौनपुर राज्य को जो है विलय करना और
साथ ही साथ याद रखिएगा इसका पहला कार्य, ठीक है, जौनपुर के सरकी शासकों को पराजित किया, और दूसरा कार्य याद रखिएगा 38 ईयर वर्ष तक दिल्ली में शासन किया। ठीक है, इसका विवाह किससे हुआ था? बीबी राजी। ये कौन थी? सैयद वंश के अंतिम शासक की पुत्री। अंतिम शासक की पुत्री थी, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें याद रखिएगा एक युद्ध के बारे में याद रखिएगा, नरेला युद्ध। ठीक है, तो पानीपत के निकट जो है, पानीपत के पास याद रखिएगा, ठीक है, एक युद्ध हुआ था जो पानीपत के निकट है, नरेला नामक स्थान पर। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह के बीच। ठीक है, नरेला युद्ध याद रखिएगा, पानीपत के निकट जो है एक युद्ध हुआ था जिसमें बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह के मध्य जो है युद्ध हुआ था। और इसी के साथ याद रखिएगा कि इस युद्ध में जो है, ठीक है, बहलोल लोदी जो है इस समय याद रखिएगा कि इसका जो स्थिति है, या पानीपत के निकट ये नरेला जो युद्ध हुआ था याद रखिएगा मोहम्मद शाह के साथ, तो इस युद्ध के बाद जो है ना, इसी के जब इस युद्ध से वापस आ रहा था, ये दिल्ली की तरफ वापस आ रहा था, याद रखिएगा, तो यहीं पर कहा जाता है कि बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी। और कारण था कि इसके बाद जो है ग्वालियर अभियान के लिए निकला हुआ था, ये ग्वालियर अभियान का क्षेत्र था। और उसी के बाद जो है जब ये वापस लौटा था, याद रखिएगा 1489 में जो है, ठीक है, तो इस समय जो है याद रखिएगा लू लगने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लू लगने से किसकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। दो ही फैक्ट है, याद रखिएगा मुख्य तौर पर। ठीक है, तो पानीपत के निकट एक नरेला युद्ध, दूसरा याद रखिएगा ग्वालियर अभियान। ग्वालियर अभियान, और याद रखिएगा 1489 में जो है लू लगने से मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु वाले जितने भी लिस्ट है याद रखिएगा, खासकर कोई पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मरा है, ठीक है, तो सभी की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कौन कैसे मरा है। ठीक है, या फिर किसी की हत्या हो गई है तो किसने कर दी है, याद रखिएगा। क्योंकि मैं सिद्धपाल का नाम आपको बताया, तो ये भी ध्यान रखना, मुबारक शाह की हत्या सिद्धपाल नामक व्यक्ति ने की थी। तो हर एक फैक्ट को याद रखिएगा, तभी जाकर जो है आपको दिल्ली सल्तनत जो है पूरी तरीके से समराइजन, एक समराइज पॉइंट पर मिल जाएगा कि हाँ क्या क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा लोधी वंश में जो है सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा लोधी वंश में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है बहलोल लोदी के बाद, क्योंकि बहलोल लोदी की जो विशेषता है याद रखिएगा, इसकी विशेषता केवल एक ही है, इसने 38 साल तक शासन किया है। पूरे राजवंशों में या जितने भी 5 राजवंश के बारे में आप बात करते हैं उनमें जो है कोई भी शासक इतने लंबे साल तक शासन नहीं किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो लंबे समय तक शासन करने वाला। और दूसरा याद रखिएगा कि इसने प्रयास किया था फिर से साम्राज्यवादी नीति को लाने का। यानी इसके समय की जो बात आपको मैं बताना चाहूंगा, तो ध्यान रखिएगा कि अधिकांश राजवंश जो है ना, यह प्रयास करते थे कि हम नियंत्रण ही कर ले, यानी जितने क्षेत्र हमारे पास है कम से कम उसी में शासन कर ले। लेकिन लोधी वंश फिर से प्रयास करना चालू करता है कि जो स्थिति खिलजी वंश की स्थिति में था या तुगलक के समय जो स्थिति थी उसको फिर से जागरूक करने या पुनर्जागरण की स्थिति में लेकर आ जाए। और ऐसे में जो है इसने प्रयास किया, और यह प्रयास कैसा रहा? असफल प्रयास था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा बहलोल लोदी के बाद आता है सिकंदर लोदी। ठीक है, तो देखिएगा सिकंदर लोदी जो है इसके बारे में याद रखिएगा, इसने राजधानी जो है, ठीक है, अपनी राजधानी जो है याद रखिएगा आगरा को बनाई थी। राजधानी आगरा। ठीक है, याद रखिएगा राजधानी इसने आगरा को बनाया। और साथ ही साथ याद रखिएगा 1506 में जो है इसने आगरा को बसाया था। ठीक है, पंद्रह सौ छह में आगरा को बसाया था, याद रखिएगा।
तो ये जो टाइमिंग है याद रखिएगा लगभग 1400 के समय जो है 1489 टू 1517 तक इसका शासन रहा। ठीक है, तो 1570 तक जो है इसका शासन रहा, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में जो है तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा, क्योंकि इसकी क्षेत्र जो है थोड़े विस्तृत है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनके क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिएगा सिकंदर लोदी का जो समय रहा है ये थोड़ा महत्वपूर्ण समय है, और इसने जो है याद रखिएगा इसके समय जो है दो महत्वपूर्ण शासक जो है इसके समकालीन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी के समकालीन शासकों का नाम क्या है। ठीक है, समकालीन शासक। समकालीन शासक समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? समकालीन शासक का मतलब है कि मैं यहाँ राज कर रहा हूं तो अभी वहां राज कौन कर रहा है, तो मेरे टाइम जो है याद रखिएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं याद रखिएगा कि जब आप योग्यता की बात करते हैं तो आप बोलते हैं ना कि 10th की इक्वेलिटी चाहिए हमको। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 10th के लेवल पर और कौन सा ऐसा पद है या ऐसा कौन सी एलिजिबिलिटी है जो उसके बराबर मानी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है याद रखिएगा हम समकालीन कहते हैं, समकालीन इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा समकालीन का मतलब होता है उसी समय अलग क्षेत्र में वही राजा, ठीक है, वहां का राजा। तो याद रखिएगा दो समकालीन शासक थे याद रखिएगा इस समय में, एक थे गुजरात का शासक और एक है आपका चित्तौड़ का शासक। ठीक है, तो गुजरात के क्षेत्र में याद रखिएगा, गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पर जो शासक है याद रखिएगा महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा। और साथ ही साथ याद रखिएगा चित्तौड़ का जो शासक है वो है आपका राणा सांगा। ठीक है, महमूद बेगड़ा और राणा सांगा जो है इसके समकालीन है, याद रखिएगा। अब इसी के साथ ध्यान दीजिएगा कि इस क्षेत्र में जो है सिकंदर लोदी के टाइम पर जो है आपको दो महत्वपूर्ण बातें याद रखना है, क्योंकि इसकी मृत्यु जो है याद रखिएगा, इसकी मृत्यु जो है आगरा में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कहाँ हुई थी, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा था कि उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा उसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। ठीक है, तो सभी की मृत्यु जो है ना पर्टिकुलर जगह पर याद रखिएगा कि कहां पर, जब खासकर उसको पॉइंट करके आपको एड्रेस किया गया है कि आपको बताया गया है कि हाँ ये मृत्यु जो है यहाँ पर हुई है, तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा कि कई बार जो है इस एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके बारे में, देखिएगा सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया कार्य और निर्माण। कार्य और संस्कृति की बात करें, कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो पहला है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया कार्य, और दूसरा है इस समय में जो है उसने कला, आर्ट एंड कल्चर में क्या योगदान दिया है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखिएगा बेसिकली इसके प्रमुख कार्यों में याद रखिएगा कि द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो है इसने नया प्रयोग किया, और इसमें जो है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के आधार पर जो है केंद्र में कोई सुल्तान होगा और राज्य में जो है छोटे छोटे सूबेदार या सामंत वाली जो स्थिति याद रखिएगा, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत इससे मानी जाती है। यानी दो अलग अलग जगह पर एक ही समय में दो लोगों के द्वारा शासन करना द्वैत शासन प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, इसका पहला प्रयोग था द्वैत शासन प्रणाली प्रयोग। ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर ये ठीक होता है तो हमारा विस्तार हो जाएगा, जल्दी से हम साम्राज्यवादी विस्तार को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पूरी लोदी वंश ने यही प्रयास किया है। ध्यान रखिएगा कि अधिक से अधिक समय तक जो है हम अपना राज्य फिर से भारत में पुनः जैसे जो स्थिति थी वो बनाकर प्राप्त कर पाए। तो इसमें जो है शामिल किया किसने, तीनों लोदी वंशों ने या तीनों जो है शासकों ने ये प्रयास किया है। अब देखिएगा इसी के समय जो है याद रखिएगा सबसे पहला न्याय व्यवस्था का गठन। ठीक है, न्याय व्यवस्था का गठन कहने का मतलब है कि ये न्यायप्रिय शासक था थोड़ा सा, याद रखिएगा, और इसने जो है श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जजिया कर लगाया था इसने। अच्छा, ये जो व्यक्ति था याद रखिएगा ये किस प्रकार का व्यक्ति था आपको बता दूं, तो जैसे क्या करता था, ये मंदिर जाता था, मंदिरों में मूर्ति तोड़ देता था और मूर्ति को तोड़कर जो है ना कसाईयों को देता था, बोला इससे तौलना, अब ये तौल का मापन बनाना इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा
धर्म के प्रति जो है ना थोड़ा सटका हुआ इंसान भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं आप कि यह जो है धर्म को बैलेंस करने के चक्कर में ना कुछ भी उलफिजुल करता था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि धर्म के प्रति थोड़ा कट्टर था, इस्लाम धर्म को मानने में थोड़ा सा संकीर्ण रूप से जो है ये कार्य करता था, ठीक है। और उसी प्रकार जो है हिंदू धर्म के लिए जो है ये लगातार जो है उसके मतलब पतन के लिए काम कर रहा था। याद रखिएगा कि लगातार जो है हिंदू धर्म को कम करने का प्रयास इसने भी किया है, ठीक है। तो उसी में याद रखिएगा जजिया कर भी जो है इसका एक प्रयास है जो कि गैर मुसलमानों के लिए लगाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा भूमि के नापने के लिए जो है इसने गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। ये ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, गज ए सिकंदरी भूमि मापक, ठीक है। गज ए सिकंदरी भूमि मापक जो है एक प्रकार का मेजरमेंट यूनिट है, याद रखिएगा, जो कि भूमि को नापने के लिए जो है, ठीक है, ये कार्य करता था। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा द्वैत शासन की शुरुआत की इसने, न्याय व्यवस्था को मजबूत किया इसने, और जजिया कर लगाकर जो है गैर मुसलमानों में जो है याद रखिएगा टैक्स इनपुट कराया या टैक्स लिया इसने। और साथ ही साथ जो है याद रखिएगा गज ए सिकंदरी जो है एक भूमि मापक जो है, ठीक है। जैसे आज हमारे पास क्या है, मीटर है ना, हम मीटर से नाप लेते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है इसने गज ए सिकंदरी बनवाया था, याद रखिएगा। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके 4 प्रमुख कार्य। इसने और भी अनेक जन कल्याण कार्य किए थे, याद रखिएगा, निर्माण कार्य भी किए इसने, लेकिन मुख्य कार्य जो है इसमें 4 है, याद रखिएगा। अब देखिए इसी समय जो है ना चूंकि ये कला और साहित्य के संबंध में जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, याद रखिएगा। इसने जो है ना ये मतलब कहना चाहिए कि कला और संस्कृति का प्रेमी है। और इसने क्या किया था, जैसे आप लोग फेक आईडी बनाते हैं फेसबुक में या कहीं कहीं पर, है ना, बहुत सारी जगहों पर फेस होता है, फेक आईडी होता है बहुत सारा, कि है लड़का लेकिन सीमा बन के बात कर रहे हैं, है ना। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि इसने भी जो है अपना स्वयं का नाम ना रख के इसने एक नाम रखा था गुलरुखी, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा गुलरुखी। लेकिन हाँ, इसको आप उस तरीके से नहीं देख सकते, फेक आईडी टाइप का नहीं देख सकते इसको। इसने जो है इस नाम से कविताएं लिखी हैं, याद रखिएगा। और कविता लिखकर जो है इसको मतलब जो भी एकत्रित करता था, याद रखिए, कविताओं को, वो गुलरुखी के नाम से करता था। जैसे हम सामान्य तौर पर जो है लेखक के तौर पर अपना नाम लिखते हैं, लेकिन इसने लेखक के तौर पर अपना नाम ना लिख करके किसका नाम लिखा था, गुलरुखी लिखा था, ठीक। तो ये इसका उपनाम है, याद रखिएगा। कला के क्षेत्र का उपनाम क्या है, गुलरुखी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा गुलरुखी नाम से जो है साहित्य की और कविता की रचना, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसने ग्रंथ भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके संबंध में याद रखिएगा इसकी ग्रंथ है लज्जते सिकंदरी। लज्जते सिकंदरी एक संगीत ग्रंथ है, याद रखिएगा, जो कि इसने लिखा है, ठीक है। लज्जते सिकंदरी जो कि एक संगीत ग्रंथ है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इसने जो है एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की, याद रखिएगा, फारसी में, फहरंग ए सिकंदरी। फहरंग ए सिकंदरी जो कि किसके नाम से किसके लिए है, तो आयुर्वेदिक ग्रंथ है। यानी आयुर्वेदिक ग्रंथ कहने का मतलब है, याद रखिएगा, कि आयुर्वेदिक चीजों से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा, और फारसी भाषा का एक ग्रंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। अंततः जो है याद रखिएगा इसकी गले की बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु, याद रखिएगा, गले की बीमारी के कारण कहां पर, आगरा में जो है इसकी मृत्यु होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी मृत्यु का जो समय रहा है, याद रखिएगा, 1517 के समय इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक शासक आता है, याद रखिएगा, जो कि इब्राहिम लोदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी के बारे में याद रखिएगा, यह जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कहलाता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कहलाता है, याद रखिएगा, ये अंतिम सुल्तान है। और याद रखिएगा 1517 से लेकर 1526 तक जो है इसने शासन किया है।
ठीक है। 17 से लेकर 1526 तक जो है इसने शासन किया है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसने बहुत सारे चीजों को दबाया, याद रखिएगा, कहने का मतलब है बहुत सारे विद्रोह को जो है दबाया था इसने, संघर्ष किया, ठीक है। उसी संघर्ष का एक परिणाम याद रखिएगा कि इसके समय में, ठीक है, एक युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अब इसके समय में जो युद्ध हुआ है या इसके संबंध में जो बातें महत्वपूर्ण आती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जैसे देखिएगा कि यहां पर इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सिकंदर लोदी के पास वापस जाना पड़ेगा। देखिएगा सिकंदर लोदी, इसके दो पुत्र थे, याद रखिएगा, ठीक है। एक था, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी, जिसको क्या मिला है, दिल्ली, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझिएगा, सिकंदर लोदी जो है ना बहुत सेंसिटिव था इस बात को लेकर के कि आगे जाकर बहुत दिक्कतें होने वाली है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जितने भी अफगान तुर्क थे, याद अफगान जो अमीर थे, याद रखिएगा, सरदार जो थे, याद रखिएगा, उन सबको बुलाया। बुलाने के बाद बोला कि आगे जाकर मेरे दो पुत्र हैं, उन दोनों पुत्र को कौन कौन सा हिस्सा देना चाहिए, ठीक है। तो एक बोले दिल्ली का हिस्सा दे दो और एक बोले जौनपुर का हिस्सा दे दो, ठीक है। तो जौनपुर के क्षेत्र में याद रखिएगा जलाल खां, इसको मिल गया कौन सा हिस्सा, जलाल खां। तो इब्राहिम लोदी के संबंध में याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी को कौन सा हिस्सा मिला, दिल्ली मिला, और जलाल खां को मिल गया आपका जौनपुर का हिस्सा, ठीक। अब ऐसी स्थिति में समझिएगा कि इब्राहिम लोदी दिल्ली से सुल्तान बना हुआ है और उसको मिला है जौनपुर का हिस्सा जलाल खां को, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी का जो समय याद रखिएगा उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि इस क्षेत्र में जो है दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में जो है बाबर ने आक्रमण कर दिया, यानी पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी जो है एक इसके काल में संघर्ष की स्थिति बनी रही, ठीक है। और इसे जो है याद रखिएगा इब्राहिम लोदी को दिल्ली का क्षेत्र मिला और उसके बाद जो है जलाल खां को याद रखिएगा जौनपुर का क्षेत्र मिला, ठीक है। अब इसी के साथ याद रखिएगा कि जब इब्राहिम लोदी की बात की जाती है, इब्राहिम लोदी के संबंध में बात की जाती है, ठीक है, तो उस समय इसके समय जो है याद रखिएगा बाबर का अभियान प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बाबर ने आक्रमण क्यों किया था उसको समझना है आपको, और साथ ही साथ ये समझना है इस समय ये घटना घटी क्यों थी, मतलब इस समय की घटना घटने का कारण मुख्य क्या था। तो याद रखिएगा इस समय में जो घटना घटी थी उसका मुख्य कारण था, याद रखिएगा, इसके द्वारा किए गए कुछ लालच या फिर इसके द्वारा किए गए कुछ संघर्ष। अब इसको दिल्ली का क्षेत्र मिला हुआ था, लेकिन परंतु इसने क्या किया था, जलाल खां पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। अब आक्रमण करने के साथ ही याद रखिएगा कि जैसे ही आक्रमण हुआ तो जलाल खां के सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग थे, जैसे इब्राहिम लोदी का चाचा, ठीक है, तो याद रखिएगा उसके चाचा ने क्या किया इसके संबंध में कि उसने जो है सबसे पहले जो आमंत्रण दे दिया किसको, बाबर को, ठीक है। तो मुगलों का आमंत्रण देने वाला व्यक्ति याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके द्वारा जो है सबसे पहले ये इसके समय ये घटना क्यों घटी थी इसके बारे में है। तो याद रखिएगा इससे पहले जो है एक युद्ध लड़ा गया था जिसे कहा जाता है खतौली का युद्ध। मैंने बताया था खतौली के युद्ध के बारे में, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, ठीक है। और याद रखिएगा इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है, याद रखिएगा। हारने के साथ ही पता चल गया कि दिल्ली सल्तनत में बैठा हुआ जो व्यक्ति है या सुल्तान है वो क्या है, कमजोर है, राणा सांगा के सामने हार गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि अब लोगों तक ये बात पहुंच जाती है, अब लोगों तक बात पहुंच गई तो अब स्थिति कहां तक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे एक बात पता चल गई, याद रखिएगा कि जो इसके समर्थक थे, कौन, बाकी सारे लोग, वो समर्थक भी अब कहां जाने लगे हैं, धीरे धीरे जो है इसका साथ छोड़ने लगे थे इब्राहिम लोदी का, ठीक है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि खतौली का जो युद्ध हुआ था 1518 में, इसमें एक निर्णायक युद्ध हो गया जिसमें राणा सांगा जीत जाता है कम सेना के साथ, और वही बड़ी सेना के साथ इब्राहिम लोदी हार जाता है, ठीक है। हारने के साथ ही साथ याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी का जो चाचा था, ठीक है, यह बाबर को भारत में आक्रमण के लिए जो है बुला लेता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग बाबर का अभियान।
और याद रखिएगा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था या फिर किस समय हुआ था, या डेट पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रॉपर इसको डेट के साथ याद रखिएगा कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी घटना जिसे ये कहा जाता है कि अब जैसे तराइन के युद्ध एक बदलेवार घटना थी, यानी भारत में जो है इस्लाम धर्म का उदय जो है इसके बाद स्टार्ट हो जाता है, उसी प्रकार याद रखिएगा मुगलों का जो आक्रमण है, या इसके तहत आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मुगल के द्वारा जो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया भारत में, आज वो व्यवस्था आज जो लंबे समय तक आप देखते हैं, या बहुत सारी व्यवस्थाओं के साथ आप जो निर्माण कार्य से लेकर जितने भी चीजें समझते हैं, या पॉलिसी इंप्लीमेंट या दुनिया भर की चीजें जो है याद रखिएगा, वो सब की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 से। ठीक है, क्योंकि ये पानीपत का युद्ध याद रखिएगा एक निर्णायक युद्ध है जो कि पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देता है और मुगलों को स्थापित कर देता है। ठीक है, तो देखिएगा यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि बाबर को आमंत्रित कौन कौन किया था। बाबर को आमंत्रित, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला चाचा, ठीक है, तो इसका चाचा याद रखिएगा कि इसके चाचा ने जो है इसको आमंत्रित किया था, खुद इब्राहिम लोदी का जो चाचा था याद रखिएगा दौलत खां, ठीक है, दौलत खां, इसने आमंत्रित किया था क्योंकि इसने क्या किया था याद रखिएगा, जलाल खां को जो है हटा दिया था जौनपुर से, ठीक है, और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने का प्रयास किया इसने, तो याद रखिएगा दौलत खां ने जो है बाबर को आमंत्रित कर दिया। साथ ही साथ याद रखिएगा बंगाल के जो शासक था याद रखिएगा, इसने भी जो है बंगाल का शासक, ठीक है, इसने भी आमंत्रित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो दौलत खां का प्रयास क्या था, तो देखिए बाबर जो है ना क्या करता था, कहीं आक्रमण करता था और वहां से धन लूटता था और वापस चला जाता था। ठीक है, तो ये दौलत खां ये बात देखा था कि वो आक्रमण करेगा, मंगोल जो है आक्रमण करेंगे, याद रखिएगा मुगल जो आक्रमण करेंगे, ठीक है, बार बार ये मुगल और मंगोल में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा मुगल, ठीक है, मंगोल नहीं मुगल। ठीक है, तो मुगल जब आक्रमण करेंगे तो इनका कारण था कि ये जाएंगे धन लूटेंगे और वहां से चला जाएंगे, और चले जाएंगे तो हमारा शासन जो है मजबूत होता जाएगा, मतलब मैं वहां पर शासन कर लूंगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि शेर आया और उसके बाद जो है शिकार किया, जितना खाना था खाया और फिर छोड़ के चला गया, शिकार को बाद में हम खा लेंगे, ये होते ना हाइनास जो है जनरली ऐसा करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा उसी प्रकार से जो है दौलत खान ने भी ऐसे ही प्लान किया था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा या फिर पूरे लोगों को साफ कर देगा जो हमारे दुश्मन है, और देन फिर जो है हमारे लिए क्षेत्र। लेकिन बाबर जब भारत में आता है और भारत की स्थिति में देखता है कि मध्य एशिया में या अन्य क्षेत्रों में जो है बाबर को उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है जितनी जो है शान शौकत कहाँ मिल जाती है, भारत में। बोला अब मैं नहीं जाऊंगा, अब जो पूरा प्लान था पूरा प्लान खराब हो गया दौलत खां का। ठीक है, तो ये कारण से याद रखिएगा कि दौलत खां जो है जो प्लानिंग किया हुआ था उस प्लानिंग की स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और बाबर रुक जाता है कहां पर, भारत में, और उसके बाद लंबे समय तक जो है पूरा शासन करता है, याद रखिएगा। यानी बाबर के जो पूरे वंशज हैं आप लगातार बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, पूरी कहानी को देखते जाएंगे उसके बाद। तो याद रखिएगा फिर उसके बाद लंबा एक शासनकाल जो है इनका चालू होता है मुगल का। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बाबर को आमंत्रित करने वाले, और याद रखिएगा पहला सुल्तान है जिसकी मृत्यु युद्ध लड़ते हुई है, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये पहला सुल्तान, अभी तक किसी की मृत्यु जो है हर किसी के पीठ पे खंजर भूक रहा था, यानी हत्या हो रही थी, गला कट रहा था, कुछ भी हो रहा था, कोई युद्ध में नहीं मरा था। ये पहला शासक है, याद रखिएगा, सुल्तान है जिसकी हत्या कहां हुई है, मतलब युद्ध लड़ते हुए जो है इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, क्लियर। आधे लोग बीमार से मरे, कुछ घोड़े से गिरकर मरे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम इब्राहिम लोदी, जो कि युद्ध में मरा है। ठीक है, कौन से युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, याद रखिएगा। ठीक है, पहला शासक जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा यह पहला शासक है जिसकी मृत्यु जो है युद्ध में हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए इब्राहिम के साथ ही दिल्ली सल्तनत के 300 वर्ष जो है समाप्त हो गए और मुगल वंश की स्थापना हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, और 1526 में याद रखिएगा 1526 का जो समय रहा है इसमें जो है इब्राहिम लोदी के जो है दिल्ली सल्तनत से जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां तक बातें याद रखिएगा।
अब थोड़ा सा पानीपत के युद्ध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पानीपत का युद्ध थोड़ा सा याद रखिएगा। ये युद्ध जो है दो लोगों के बीच में हुआ था। एक था आपका इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था, याद रखिएगा, बाबर। आपको बता दूं, इब्राहिम के पास जो सेना थी ना, बाबर के पास उसकी आधी सेना थी। ठीक है, इब्राहिम के पास जितनी सेना थी, ठीक है, जितनी सेना का मतलब अगर 100 सेना है तो बाबर के पास केवल 85 था। उसके बावजूद वो जीत गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझिए कि इसके पास बड़ी सेना थी और उसके बाद जो है बाबर के पास एक छोटी सेना थी, याद रखिएगा। लेकिन फायदेमंद बाबर के पास क्या है, तो याद रखिएगा, पहली बार जो है तोप का प्रयोग इसी में मिलता है। याद रखिएगा, भारत की भूमि में पहला तोप का प्रयोग जो है पूछा जाता है कि किस युद्ध में किया गया था तोप का प्रयोग। ठीक है, तो तोप का प्रयोग, अब तोप ही चला देंगे तो कौन बचेगा इसके सामने। ठीक है, तो तोप जो है, याद रखिएगा, तोप चला दिया गया। अभी तक क्या है, तलवार, भाला, मारो, काटो, पीटो, ठीक है, हत्या कर दो। तो इसके लिए क्या है, ताकत लगता है। अब इधर आग लगाओ बस, और उधर से बम निकल कर इधर गोला फट गया किसी के ऊपर तो 100 लोग एक साथ गिर गए। ठीक है, तो इसमें जो है बाबर के पास फायदेमंद चीज क्या था, तोप, याद रखिएगा। ठीक है, तोप चलाने वाले दो व्यक्तियों का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, यानी तोपची जो होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक का नाम है, याद रखिएगा, उस्ताद। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पानीपत में जो पद्धति थी, बाबर ने जो पद्धति यूज किया था, याद रखिएगा, युद्ध की पद्धति, उस पद्धति का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, तुगलका पद्धति। इसका नाम सुनने से लगता है कि तुगलक के समय हुआ होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जबकि इस पद्धति को जो है तुगलका पद्धति के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि पानीपत का जो युद्ध हुआ है, ठीक है, उस युद्ध में जो है मुगल वंश जो है शुरुआत करता है अपना, और उसी के साथ आप याद रखेंगे कि उसके साथ साथ जो है इस समय जो युद्ध के बारे में कहा जाता है कि युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या था, तो याद रखिएगा, उस्ताद का नाम जो है बहुत फेमस हुआ, याद रखिएगा, जिसका नाम है उस्ताद। ठीक है, तो उस्ताद जो है, याद रखिएगा, इसको तोपची कहा जाता है, तोपची। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, याद रखिएगा। तो तीन बातें याद रखिएगा। पहला कि बाबर को नियंत्रण किसने दिया था, ठीक है, तो याद रखिएगा दौलत खां। और याद रखिएगा इसके साथ साथ जो है, ठीक है, बंगाल का शासक भी था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है इनके सामान्य तौर पर जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। और साथ ही साथ जो है पानीपत युद्ध में जो है पहली बार जो है तोप को दिखाया गया, यानी तोपची जो है इसका प्रयोग किया गया, या तोप का प्रयोग किया गया, और यही तोप का प्रयोग क्या कहलाता है, तुगलका पद्धति। ठीक है, उसके बाद तोप फिर इंट्रोड्यूस जब हो गया, फिर हर जगह पर तोप खरीदने लगे, हर कोई तोप का प्रयोग करने लगा, और उसके बाद युद्ध में जो है किले टूटने लगे। अभी तक किला तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। अलाउद्दीन खिलजी 2-2 महीना 3-3 महीना बैठे रहता था, तो क्योंकि किला टूट नहीं सकता, अब तोप चला देंगे, किला तोड़ देंगे। ठीक है, ये आसान हो गया। जबकि इससे पहले जो है तीर धनुष या फिर आग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यही सब होता था प्रयोग। लेकिन अब तोप आ गया है तो बारूद डालो या इधर सामने गोला डालो और इधर आग लगा दो, और ये सामने वाले के किला को तोड़ देगा इतने प्रतिशत में। 500 बार ट्राई कर लो, एक बार में नहीं टूटेगा तो 500 बार में तो टूटेगा। बस इसी के कारण जो है अब युद्ध की स्थिति जो है एक तरफा हो जाएगी, और लगातार जो है युद्ध को कौन जीतेगा, तो मुगल अपने आप जीतेंगे अब। ठीक है, याद रखिएगा, यानी इसके कारण जो है तोप आ गया भारत में, और तोप से जो है पहला युद्ध लड़ा गया पानीपत में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपका तो याद रखिएगा, एक तो पहला तोपचियों को भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, उस्ताद अली को और मुस्तफ़ा को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये दो व्यक्ति थे जो बाबर का साथ देने के लिए जो है तोप चलाते थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये पानीपत का युद्ध, और ये था आपका दिल्ली सल्तनत, जिनके 5 वंश आपने पढ़ा, या 5 वंशों के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। और उसके बाद जो आता है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक स्थिति, यानी इस समय जो है प्रशासन कैसे चला, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कुछ घटनाओं पे। हालांकि मैंने हर वंश में जो है प्रशासन को बताया है कि किसकी प्रशासन स्थिति कैसी थी, सभी को डिटेल से बताया है। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी थोड़ी सी जानकारी के साथ याद रखिएगा। प्रशासन के देखते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की
दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक स्थिति। ठीक है, और याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की जब प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है अपने आप में 5 वंशों के समय का एक घटना है, तो उसके अंतर्गत याद रखिएगा कि जब भी दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक स्थिति की बात की जाती है तो उसमें जो है केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से थी और किसने लागू किया था, उनको थोड़ा सा फैक्ट से याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे कि कुछ नाम मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल दीवाने खैरात, ठीक है, दारुले, ठीक है, तो याद रखिएगा उसी प्रकार जो है, तो दारुले जैसे अगर एक खान खाना की बात करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा खैरात की बात करते हैं, उसी प्रकार जो है विभिन्न प्रकार का जो है दास बंधन, ठीक है, यानी बंद दान का जो कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जितने भी प्रकार की प्रशासनिक स्थिति में जितने भी चीजों को लाया गया है उन सभी का नाम आपको याद रखना है। तो फैक्चुअल चीजों को बस मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, याद रखिएगा कि प्रशासन में क्या क्या चीज शामिल की गई, यानी प्रशासन की स्थिति क्या थी। तो देखिएगा विभाग, जो केंद्रीय प्रशासन में जो है कुछ विभाग स्थापित किए गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस समय जो है मुख्य जो विभाग थे जैसे कि दीवान ए आरिज, ठीक है, तो याद रखिए कुछ विभागों का गठन किया गया था। पहला है दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, ठीक है, दीवान ए आरिज के बाद जो है याद रखिएगा दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए मुस्त खराज, ठीक है, दीवान ए मुस्त खराज। और इसके बाद याद रखिएगा दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही, और चौथा याद रखिएगा दीवान ए अमीर कोही के बाद याद रखिएगा दीवान ए बंदगान, दीवाने बंदगान। ठीक है, आपको याद आ रहा है कि दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज जो है किसने स्थापित किया था, किसी को भी याद है? बलबन ने किया था, याद रखिएगा बलबन के समय में हुआ था। और याद रखिएगा यह सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग को मजबूती देने के लिए जो है इस समय सैन्य विभाग में यह किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, दीवाने अर्ज के नाम से। इसी के साथ याद रखिएगा मुस्त खराज जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था राजस्व विभाग में, मुस्त खराज। राजस्व विभाग, ठीक है। और उसी प्रकार दीवाने अमीर कोही, ठीक है, तो याद रखिएगा दीवाने अमीर कोही जो है इसको किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, याद रखिएगा। आपको याद होगा इसी ने जो है अमीर कोही के लिए जो है उसमें कुछ फंडिंग की थी, याद रखिएगा, जिसमें कृषि विभाग के लिए जो है इसने कम दाम पर जो है या कम ब्याज पर जो है ऋण देने का प्रयास किया था इसमें। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है याद रखिएगा कृषि विभाग से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार याद रखिएगा दीवाने बंदगान, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, आपको याद होगा दासों का विभाग था ये। तो फिरोज तुगलक की कहानी को मैं और बढ़ाने का प्रयास करूंगा, देखिएगा इसी में ध्यान रखिएगा कौन कौन से फिरोज ने किया था या फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ध्यान रखिएगा दीवाने खैरात, दीवान ए, ठीक है, दीवाने खैरात याद रखिएगा, दीवाने खासा, दीवाने खासा। और इसी प्रकार याद रखिएगा दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा, ये सभी जो है किसने किए थे, फिरोज शाह ने किया था, तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा। चलिए, तो ये केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब उसी प्रकार देखिएगा बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन के लिए बस एक बात ध्यान रखिएगा कि
प्रांत जो है कैसे बटे हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमारा देश कैसे बटा हुआ है प्रशासन के दृष्टिकोण से, केंद्र, राज्य, जिले, जनपद और गांव, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि प्रांतों को भी बांटा गया था कुछ अलग अलग नामों से, उनको ध्यान दीजिएगा। तो सल्तनत को जो है याद रखिएगा, यानी जो प्रांत हुआ करता था, प्रांत, इसे कहा जाता था, ठीक है, प्रांत क्या कहलाता था, इक्ता। इसलिए इक्तेदारी बहुत महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा, प्रांतपति जो होते थे, ठीक है। और याद रखिएगा ठीक है, तो इसका प्रमुख क्या कहलाता था, इक्तेदार। इक्तेदार इसका प्रमुख होता था, या फिर इसे बली कहते थे, याद रखिएगा, बली भी कहा जाता था, या फिर भुक्ति कहा जाता था, भुक्ति, ठीक है। यानी इक्ता से संबंधित जो इक्ता का प्रमुख हुआ करता था उसे भुक्ति, बली या फिर इक्तेदार कहा जाता था, ठीक है। इक्ता के नीचे होता था, याद रखिएगा, सिक्के, ठीक है। ये वो सिक्के है ना, सिक्के मत लिख दीजिएगा, सिक्के, ठीक है। ये सिक्के जो है याद रखिएगा, प्रांत के नीचे बहुत सारे सिक्के बटे होते थे, और यहां का प्रमुख क्या होता था, सिक्केदार, ठीक है, या सिकदार। सिक्के में बटे होते थे और ये कहलाते थे सिकदार, ठीक है। सिक्के जो है उसके बाद में याद रखिएगा, सिक्के बटे होते थे परगने में, परगने, परगने का जो प्रमुख हुआ करता था याद रखिएगा, इसे कहा जाता था आमिल, आमिल, ठीक है। और परगने जो है याद रखिएगा ग्राम में बटे होते थे, ग्राम, और याद रखिएगा इसका प्रमुख होता था चौधरी, प्रमुख चौधरी, ठीक है। और याद रखिएगा चौधरी को कहा जाता था खुद मुकद्दम, ठीक है, खुद मुकद्दम, खुद मुकद्दम, ठीक है। अब देखिएगा इसी के अंतर्गत याद रखिएगा इस समय में जो व्यवस्था थी, ठीक है, जैसे हम व्यवस्था की बात करें तो याद रखिए कर व्यवस्था या अर्थ व्यवस्था जो है इस समय की कैसी थी, तो उसके लिए याद रखिएगा कुछ करों के नाम, ठीक है। हालांकि सभी कर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बट फिर भी इसके बाद जो है कर व्यवस्था या लगान व्यवस्था, याद रखिएगा लगान व्यवस्थाओं के अंतर्गत याद रखिएगा चार बातें तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, खम्स, खराज, जजिया और जकात, ठीक है, ये चार नाम याद है। लेकिन उसके अलावा जो है कुछ ऐसे नाम मैं बता दे रहा हूं जिसमें दो ही नाम आपको याद रखना है, एक है आपका उस्र, उस्र, ठीक है, बाकी वही सेम नाम आएगा, खम्स, खराज, जजिया, जकात, चरी, घरी, ठीक है। तो उस्र को याद रखिएगा कि उस्र क्या होता है, और एक और नाम सर्ब, 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 ठीक है, तो याद रखिएगा। और बाकी फिर बटाई भी आता है इसमें, सर्ब फिर बटाई। लेकिन ध्यान रखिएगा इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो याद रखिएगा जैसे उस्र की बात करते हैं तो उस्र क्या होता है याद रखिएगा, तो याद रखिएगा मुसलमानों की भूमि पर लगने वाला जो कर हुआ करता था, ठीक है, तो उसे हम उस्र कहते हैं, ठीक है। कितना हुआ करता था, 1/10, उस्र जो कर होता था 1/10 होता था, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी फिर जैसे आ गया खम्स, तो लूटे हुए जो धन होते थे उसका जो भाग होता था, याद रखिएगा 1/5 खम्स आ गया, ठीक है। उसी प्रकार क्या हुआ, खराज, तो याद रखिएगा भूमि जो उपज होती थी उस पर जो कर लगता था खराज कहा जाता था। इसके बाद आपका जजिया कर, याद रखिएगा जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। और उसके बाद याद रखिएगा आपका जकात कर, मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर जो है जकात कर कहलाता है। इसी के बाद याद रखिएगा चरी कर क्या है, तो चारागाह के लिए लगाए जाने वाला कर चरी कर। घर बनाने वाले जो कर होते हैं याद रखिएगा, यानी प्रॉपर्टी टैक्स जिसे कह सकते हैं आप, तो याद रखिएगा उसे घरी कर कहते हैं, ठीक है। और अंतिम आता है याद रखिएगा सर्ब, तो इसे सिंचाई कर कहते हैं, सिंचाई कर, ठीक है, सिंचाई पर कर।
ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा सैन्य व्यवस्था कैसी थी इस समय की। ठीक है, सैन्य व्यवस्था में किसका नाम सबसे ज्यादा आता है, याद रखिएगा। सैन्य व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखिएगा, यानी उसने ही सैन्य व्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूत करने का प्रयास सबसे पहले किया था, उसके बाद फिर बाकी लोगों ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है सैन्य व्यवस्था जो है, ठीक है, तो याद रखिएगा देखिएगा सैन्य व्यवस्था में जो है कौन कौन सी व्यवस्था थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं, नाम से बस कनेक्ट करिएगा कि इसके, क्योंकि इसकी संख्या पर आधारित है, कितने सैनिकों को क्या कहते थे, उनकी टुकड़ी को क्या कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे 10 घुड़सवार की टुकड़ी, ठीक है, 10 घुड़सवार। याद रखिएगा सैन्य व्यवस्था में सैनिकों की जो व्यवस्था थी वो पैदल, घुड़सवार और हाथी, लेकिन मुख्य तौर पर क्या था, यही दोनों मुख्य तौर पर थे। याद रखिएगा युद्ध में केवल हाथी का प्रयोग होता था, बाकी जनरली जो है हाथी का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा तो 10 घुड़सवार को जो है, घुड़सवारों की एक टुकड़ी जो होता था उसका प्रधान होता था सर ए खेल, सर ए खेल, सर ए खेल। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा जब 10 सर एक खेल आएंगे तो इसका मतलब कितने लोग हो जाने चाहिए, 100 लोग होंगे। तो याद रखिएगा तो 10 सर एक खेल का जो प्रधान होगा, यानी कि टोटल जो है 100 जब घुड़सवार आएंगे, याद रखिएगा तो इसे कहेंगे अमीर सुपालसा, अमीर सुपालसा। ठीक है, यानी एक अमीर सुपालसा में 100 घुड़सवार शामिल होते थे। इसके बाद जो है याद रखिएगा 10 अमीर सुपालसा शामिल होंगे तो याद रखिएगा अमीर सुपालसा मतलब अब 1000 लोग यहां पर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1000 लोग के लिए याद रखिएगा एक मलिक, 10 मलिक आ जाएंगे तो 10,000 घुड़सवार। ठीक है, तो 10,000 घुड़सवार का एक होता था, याद रखिएगा, जिसे कहते थे खान। ये प्रमुख का नाम है ना, याद रखिएगा, प्रमुख खान। अब 10 खान आएंगे तो याद रखिएगा फिर आता है सुल्तान। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से जो है जो सल्तनत थी उसमें प्रमुख तौर पर जो है ये सारी चीजें चलती थी, याद रखिएगा। कला और साहित्य मैंने आपको बता दिया है, सभी लोगों ने जो है जो निर्माण कार्य किया है उसमें मैंने आपको सभी चीजें जो है बराबर बताया कि कुतुब मीनार से निर्माण से लेकर जो है विभिन्न प्रकार के जो जो निर्माण हुए हैं, ठीक है, सभी निर्माणों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। चलिए, तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइए जल्दी से कि इन शब्दों का मतलब समझते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे मदरसा, शिक्षा के लिए जो है स्थापित मदरसा। ठीक है, उसी प्रकार मकबरा, ठीक है, हाँ, मृतक या यादगार समाधि स्थल। ठीक है, कलमा, कलमा जो होते हैं याद रखिएगा जो कि एक वाक्यांश होता है। ठीक है, इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा वाक्यांश जो सिक्कों पर उकेरा जाता था उसको कलमा कहा जाता है। ठीक है, वाक्यांश या वाक्य कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, खुतबा, खुतबा तो कई बार बोला ना मैंने कि खुतबा पढ़ाया, इस शासक ने खुतबा पढ़ाया, तो खुतबा का मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझिएगा जब मस्जिद में अजान होता है उस समय शासक का नाम लेकर जो है खुतबा अजान के समय पढ़ाया जाता है या बोला जाता है, जिससे पता चलता है कि यह जो शासक है या सुल्तान है यह स्वतंत्र शासक है, वरना खुतबा नहीं पढ़ सकते उसका नाम का। ठीक है, तो अजान के समय पढ़े जाने वाले, ठीक है, याद रखिएगा मस्जिद में उसे शासक के नाम को हम खुतबा कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा उलेमा, बताइए उलेमा क्या होते हैं।
याद रखिएगा, इस्लाम धार्मिक गुरु को उलेमा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पुरोहित होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार वहां उलेमा होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। मिल्क, मिल्क, हाँ, इतिहास है, इंग्लिश थोड़ी है। ठीक है, इसका अर्थ होता है संपत्ति, याद रखिएगा। ठीक है, मिल्क संपत्ति, याद रखिएगा। तो प्रांतीय जो संपत्ति होती है, याद रखिएगा, मिल्क कहा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप कि जो इस्लामिक विद्वान होते हैं, याद रखिएगा, उनको जो संपत्ति दी जाती है विद्वान को, ठीक है, कि ये भूमि आपका, आज से ये आप रख लीजिए, तो वो मिल्क कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताता हूं, 2018 में तुर्कान चहलगानी को संक्षेप में प्रकाश डालिए। 2018 क्वेश्चन है ये। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा के सफलता का कारण बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है ये। उसी प्रकार पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, 2019 का 8 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल बेस किया है इसको, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, पूरे डिटेल्स करना है, एकदम एक्सप्लेन करना है, जैसे जिस, हाँ हाँ, ठीक है, जितने भी, नहीं सैन्य व्यवस्था में मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था पूछा ना उसने, तो इसका मतलब है कि ये तो डालना ही है, इसके अलावा उसने क्या किया था अलग से मैंने वो भी पढ़ाया है वहां पर, उसने जो बताया है या उसने उसके टॉपिक्स पे मैंने जो टॉपिक बताया आपको वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो आज से जो है आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो चुका है। सोमवार से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इसमें या तो मुगल वंश के बारे में, या फिर आपका बहमनी, या फिर आपका विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और एक टॉपिक और छूट रहा है इसमें, सूफी संत, याद रखिएगा। तो जो सूफी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए।